जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि हमने सब्जेक्ट के कार्य के बारे में चर्चा की, सब्जेक्ट के नेचर के बारे में चर्चा की, वर्ब के कार्य के बारे में चर्चा की और उसके नेचर के बारे में चर्चा की। दोनों के नेचर को जानने के बाद हम लोगों ने दोनों को कैसे एक सेंटेंस में दोनों को सुनियोजित किया जाता है इसके बारे में जाना। सिंगुलर है तो किसके साथ आएगा, प्लूरल है तो किसके साथ आएगा, न्यूट्रल है तो किसके साथ आएगा, इस बात को जाना। और इस टॉपिक को हमने नाम दिया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी था, डिस्कस करना जरूरी भी था आपके साथ, इसीलिए मैंने डिस्कस किया था। और आज हम जिस टॉपिक के साथ आए हैं, आपके सामने उपस्थित हुए हैं, वो है हमारा टेंस। क्या है? टेंस। जी हाँ, आज हम इस नए टॉपिक के साथ आपकी शुरुआत करने जा रहे हैं क्लास की। और आप लोग जानते ही हैं कि हम 6 से लेकर 10 तक या 12 तक जो कुछ भी पढ़ते हैं, आप जिस भी क्लास में होंगे, अगर हम ग्रामर पढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है ग्रामर में हम यही एक ऐसा टॉपिक है जो कभी भी मिस नहीं करते। कोई भी टीचर है तो सबसे पहले आपको यही पढ़ाता है, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो ग्रामर की टेंस जान होती है। और ये हम ना पढ़ें ऐसा संभव ही नहीं, कोई टीचर ये हमें ना पढ़ाए ऐसा संभव ही नहीं। तो इसलिए टेंस बहुत ही जरूरी हो जाता है हम लोग के जानने के लिए भी, और इस मायने में भी जरूरी हो जाता है कि हमारे सिलेबस में अधिक अंक ये कैरी करता है। तो कुल मिलाकर हम लोग इसे पढ़ेंगे भी अच्छे से और समझेंगे क्या। अब तक जैसे हमने जाना कि टेंस क्या होता है, 3 प्रकार का होता है, हमें बता दिया गया। पास्ट होता है, प्रेजेंट होता है, फ्यूचर होता है, और ये बता दिया गया कि उसके 4 प्रकार होते हैं। फिर उसमें हमको अनुवाद करना सिखा दिया गया। तो इस तरीके से हमको रूल्स रटा दिए गए और रूल्स हमने जाने। जाहिर सी बात है हम रूल्स ही जानेंगे, क्योंकि समझ में तभी आती हैं चीजें जब हमारा दिमाग तर्क करना सीख जाता है। अब उस स्तर पे, जिस स्तर पे आप हैं, कक्षा 6-7 में कहाँ से आप तर्क कर पाएंगे? तो इसलिए वहां पे रूल बेस्ड ही चीजें होती हैं। लेकिन अब 10, 11 और 12 के स्तर पे शायद आप समझ पाए चीजों को। इसलिए मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा हम लोग समझते अगर चलेंगे चीजों को तो कहीं ज्यादा बेहतर होगा। तो इसीलिए मैं आपके टेंस को एक अलग तरीके से शुरू करना चाह रहा हूं। अलग तरीके से मतलब यह है कि चीजों के साथ रिलेट करते हुए, जैसे कोई चीज कहां से आती है, अगर हम उसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो हमारे लिए रूल्स को रटना ही नहीं पड़ेगा। फिर हमारे लिए आसान हो जाएगा उस चीज को, चूंकि हम समझ चुके हैं। तो हमारे लिए वो जो कुछ भी है, जो हमें सेंटेंस बनाना है, जिसका हमको अनुवाद करना है, वो हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। लेकिन अगर हम रूल्स रटते हैं तो रूल्स हमें हो सकता है हमारा भूल जाए, स्किप हो जाए दिमाग से। तो फिर क्या होगा? एग्जाम के समय ये होगा कि अच्छा इसके साथ तो ये था, इसके साथ तो ये था, अब उसी दोनों में हौच पौच हो गया। तो फिर आप क्या करेंगे? उसके साथ उसको लगा देंगे, उसके साथ उसको। तो रूल से कहीं ज्यादा बेहतर होगा कि आप कॉन्सेप्ट को समझिए कि चीजें कहां से आ रही हैं, रिलेट करके पढ़िए। तो इसीलिए हम टेंस को पढ़ेंगे टाइम से रिलेट करके। टाइम से रिलेट करके इसलिए भी जरूरी हो जाता है टेंस को पढ़ना, क्योंकि टाइम से ही टेंस बनता है। टाइम से ही टेंस बनता है। और टेंस एक्चुअली में होता क्या है? टेंस मैं बताता हूं। टेंस होता है जो कुछ भी हम करते हैं, जो कुछ भी हम लोग करते हैं, जो एक्शन होता है हमारा, एक्शन ही हमारी वर्ब होती है। तो जो कुछ भी हम करते हैं उसका जो समय होता है वही हमारा क्या होता है? टेंस होता है। तो कहीं ना कहीं इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, टाइम ऑफ एक्शन। क्या लिख सकते हैं? टाइम ऑफ एक्शन। टेंस हमारा क्या होता है? टाइम ऑफ एक्शन होता है। मतलब जो हम कार्य कर रहे हैं उसी का समय बताने का काम जहां किया जाता है वो हमारा टेंस होता है। और टाइम क्या होता है? टाइम हमारा यही है जिस समय हम काम कर रहे होते हैं। टाइम एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। टाइम कभी रुकता नहीं। चाहे हमारी पृथ्वी नष्ट हो जाए, चाहे हम नष्ट हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, समय चलता रहेगा। समय निरंतर गति करता रहता है। तो समय को अच्छा हम लोग अगर एक टाइम लाइन पे डिनोट करें तो कैसे डिनोट करेंगे? रेखा के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा। रेखा में जब ऐसा निशान बनाया जाता है तो इसका मतलब होता है कि वो उसकी कोई आप फिक्स लंबाई या फिक्स जो भी है दूरी नहीं है, वो अभी अनंत तक जाएगी। कहां तक जाएगी? अनंत तक जाएगी। तो समय भी हमारा उसका कुछ पता नहीं है, वो भी अनंत तक ही आएगा। और इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं टाइम
लाइन। हमने क्या कह दिया, इसे टाइमलाइन कह दिया। अच्छा, चूंकि समय है तो हमारी भी तो समय में कोई प्रेजेंस है, हम भी तो इस दौर में कहीं ना कहीं उपस्थिति है, एग्जिस्टेंस है हमारी, तो कहीं ना कहीं हम हैं, इस रेखा पे हम कहीं ना कहीं हैं। तो मान लीजिए हम खुद को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं और इस चीज को क्या मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम अपना प्रेजेंट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, प्रेजेंट। ये हमारा क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया। क्योंकि हमको खुद को इसलिए मानना पड़ेगा अपनी एग्जिस्टेंस को, क्योंकि हमारी जो एग्जिस्टेंस है इस वक्त वो हमारा वर्तमान है। मैं आपके सामने खड़ा हूं तो इस चीज को मैं आपको बता रहा हूं, तो ये हमारा वर्तमान हुआ और हम यहीं से चीजों को कोरिलेट करके जो कुछ भी हम बोलेंगे आगे पीछे कोरिलेट करके यहीं से समझ पाएंगे आगे। तो इस तरीके से अगर बात किया जाए तो ये तो हमारा प्रेजेंट हो गया। अब मान लीजिए मैं कोई बात करता हूं, जैसे मैंने बात कही कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था और उसमें बहुत सारे क्रांतिकारियों ने अपने जो कुछ भी हो सकता था सर्वस्व उन्होंने अपना दान दिया था और एक जितना भी पॉसिबिलिटी हो सकती थी सब कुछ योगदान उन्होंने दिया था। तो ये बात मैंने एक बात कही आपसे, एक मैंने सेंटेंस बोला, 2-3 सेंटेंस का एक ग्रुप्स का इस्तेमाल किया बोलने के लिए, और वो बात आप समझेंगे अगर कोरिलेट करेंगे तो ये आपका क्या है, ये है 2020 और मैंने बात कहां से की, 1947 की। कहां की बात की, 1947 की। अब आप देखिए ये कितना पीछे चला जाता है, ये आपका बहुत पीछे चला जाता है। तो इससे हम क्या समझते हैं, इससे ये समझते हैं कि जो कुछ भी हम बात किए 1947 की, वो हमारा एक बीता हुआ समय है। कौन सा समय है, बीता हुआ समय। मतलब हम इसको अलग देख पाते हैं। क्या देख पाते हैं, अलग। ये हमारा जो है चल रहा है, इस वक्त हम मौजूद हैं, देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने होते हुए चीजों को, लेकिन ये हमारा जो समय है इसको हमने नहीं देखा है, बस सुना है, जाना है और इसका हम जिक्र कर रहे हैं। तो ये चीजें जो बीत चुकी हैं उसका हमने जिक्र किया और यहां से रिलेट करके जिक्र किया, इसलिए हम पता पाए कि ये चीजें हो चुकी हैं, ये खत्म हो चुका है, जो काम था वो पूरा हो चुका है आजादी होने का। तो इस तरीके से रिलेट करने के बाद हमको पता चलता है कि ये एक तो हो गया कि हमारी जहां पे उपस्थिति है या जहां पे इस वक्त हम मौजूद हैं वो हमारा वर्तमान हो गया। एक जो बीत चुका है उसे हम कहते हैं पास्ट। क्या कहते हैं, पास्ट। उसे हमने कह दिया पास्ट। अच्छा, इसके बाद भी और भी हमारा कोई समय हो सकता है, तो वो क्या होगा, मान लीजिए कि हमने खुद से रिलेट करके इस चीज को कहा कि चलो ये तो बीती हुई बात हो गई, इसलिए हमारा क्या हो गया, पास्ट हो गया। अब कौन सी ऐसी बात और भी हो सकती है, तो हमने कहा कि मान लीजिए जैसे एक बात का जिक्र किया कि 2050 तक भारत में जो पीने योग्य पानी की मात्रा है वो लगभग समाप्ति की ओर बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से हमने क्या बात की कि 2050 का जिक्र किया हमने। तो 2020 में हम हैं, अब 2050 कहीं ना कहीं आगे ही तो होगा। तो मान लीजिए कि 2050 यहां कहीं होता है, यहां है आपका 2050। तो ये बात चूंकि हम बहुत आगे की कर रहे हैं, उस समय में अभी तक हम नहीं पहुंचे हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा भविष्य। जिस समय में हम नहीं पहुंचे होते, जहां पे सिर्फ हमारी कल्पना और एजम्पशंस होते हैं, वो हमारा क्या होता है, भविष्य होता है। तो हम कुल मिला के मैं ये बताना चाह रहा हूं, चलने वाली एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया पर हमने खुद को एक जगह पर एज्यूम किया है, अपनी एग्जिस्टेंस को, कि हम भी अभी, हमारी भी तो मौजूदगी है ना इस समय। तो हमने खुद को मान लिया कि जहां हमारी मौजूदगी है वो हमारा वर्तमान है और वो है 2020। फिर हमने एक बात कही कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था, तो वो हमारी बात हो गई बीती हुई बात, और हमने यहां से रिलेट किया, इस पॉइंट से रिलेट किया, तो हमने पाया वो बात बहुत पीछे की है क्योंकि समय इस ओर बढ़ रहा है। और फिर हमने एक बात कही कि 2050 तक जो पृथ्वी है उसमें जल की मात्रा, जो पीने योग्य पानी की मात्रा में बहुत भारी स्तर पे कमी आएगी, इवन समाप्ति की ओर भी बढ़ सकता है वो। तो इस बात से हम ये समझ पाए कि वो हमारी एक कल्पना है, हमने एक एज्यूम किया है, हमने अपने पैमानों से जो कुछ भी हमारे पास अवेलेबल है साइंस, उसके माध्यम से ये हमने ज्ञात किया है कि 2050 तक ऐसी हो सकती हैं चीजें। तो इस तरीके से हमें समझ में आता है कि हम टाइम को, ये जो हमारा टाइम है, ये जो टाइम लाइन है, इसको कैटेगरी में बांट सकते हैं 3 तरह की। और वो हमारा क्या हो जाता है, एक हो जाता है पास्ट, जो कुछ भी बीत चुका है, और एक होता है प्रेजेंट, जिस वक्त जहां हमारी उपस्थिति है, जहां हमारा एग्जिस्टेंस है, या फिर जो काम उस वक्त हम कर रहे होते हैं,
वो हमारा प्रेजेंट हो जाता है। और जो कुछ भी हम एज्यूम कर लेते हैं, जो कुछ भी एज्यूम करते हैं, जो हमारी कल्पना में होता है या जो हम भविष्य मान के चलते हैं कि ऐसा होगा, उसे हम फ्यूचर में रखते हैं। उसे हम किस में रखते हैं? फ्यूचर में। तो ये टाइम रियल में होता नहीं, बस ये टाइम रियल में होता है, और ये टाइम चूंकि बीत चुका होता है तो ये भी एक रियल टाइम होता है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं, अगर हम पॉइंट आउट करें चीजों को, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा प्रेजेंट होता है ये होता है, एक मिनट में इसे मिटा के लिखता हूं। जो हम पूरा पढ़े उसका सार क्या है? उसका सार ये है कि जो हमारा प्रेजेंट है, प्रेजेंट हमारा डिनोट करता है हैपनिंग इन प्रेजेंट टाइम। जो कुछ भी वर्तमान समय में घटित हो रहा है वो हमारा क्या है? प्रेजेंट है, वो हमारा प्रेजेंट टेंस है। और पास्ट क्या होता है? पास्ट होता है हैपन ऑलरेडी। जो घटनाएं घटित हो चुकी हैं, पहले से ही जो घटनाएं घटित हो चुकी हैं, वो हमारा पास्ट है। और फ्यूचर क्या है हमारा? फ्यूचर है वो जो कुछ अभी घटित होना बाकी है, मतलब येट टू हैपन, येट टू हैपन। अब देखिए, एक तो ये भी तरीका था कि आपके सामने मैं लिखता टेंस और नीचे लिख देता प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। एक तरीका यह भी है कि मैंने आपको बताया कि टाइम एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, और टाइम पे अगर हम कहीं पे खुद को मान लेते हैं, अपनी एग्जिस्टेंस को, और चूंकि हमारी एग्जिस्टेंस इस वक्त है तो हम उसे अपना वर्तमान मानते हैं, फिर वहां से रिलेट करके अगर हम चीजों को देखते हैं तो जो कुछ बीत चुका है वो हमारा पास्ट है, जो आएगा जिसकी हम कल्पना करते हैं वो हमारा फ्यूचर है, और चूंकि हम जहां पे खड़े हैं, जिस चीज को हमने माना है, हमारी वर्तमान स्थिति जो है उसको हम अपना प्रेजेंट मानते हैं। तो इस तरीके से हमने रिलेट करके, टाइम से रिलेट करके फिर टेंस की कैटेगरी बनाई, और वहां से जो हम निकाल पाते हैं, निचोड़ जो निकाल पाते हैं, वो ये निकल के आता है कि जो कुछ भी घटित हो रहा है इस समय, जैसे मैं आपको कुछ बता रहा हूं, मैं आपको कुछ सिखा रहा हूं, तो वो प्रेजेंट में आ जाता है। किस में आ जाता है? हैपनिंग इन प्रेजेंट टाइम, तो हमारा आ जाता है प्रेजेंट में। और जो कुछ भी घटित हो चुका है पहले से ही, वो हमारा पास्ट हो जाता है, और जो कुछ भी अभी घटित होना बाकी है वो हमारा हो जाता है फ्यूचर। अब इसमें इससे ज्यादा डिस्कस करने वाली और कोई बात नहीं है, इस पे फिर रिपीट करते रहे, वीडियो लंबा होता जाएगा, कोई मतलब नहीं। अच्छा, आइए देखते हैं। मैंने आपको बताया टेंस, क्या बताया? टेंस। और टेंस के बारे में मैंने बताया कि टेंस होता है आपका टाइम ऑफ एक्शन। क्या होता है? टाइम ऑफ एक्शन। आपने देखा भी कि जो हमारा एक्शन था वो अगर इस समय हो रहा है तो हमारा प्रेजेंट में है, अगर हो चुका है तो पास्ट में है, और अगर होगा ऐसी कल्पना हम कर रहे हैं तो वो फ्यूचर में है। इसी एक्शन के समय को दर्शाना टेंस हो गया। अब ये एक्शन होता क्या है? अच्छा, एक्शन का जिक्र तो हमने पहले भी किया है, आप लोगों को याद भी होगा कि एक्शन मैंने वर्ब के लिए जिक्र किया था, वर्ब की डेफिनेशन में भी मैंने आपको एक्शन ही बताया था। तो वर्ब हमारी क्या होती है? वर्ब एक्शन को रिप्रेजेंट करती है, मतलब ये एक्शन को रिप्रेजेंट करने वाला कौन होता है? वर्ब होता है। कौन होता है? वर्ब। और ये वर्ब हमारी कितने तरह की होती हैं जो एक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं? वो होती हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस, एकदम रट लीजिए। वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ये इतनी तरह की होती है जो हमारी एक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं। अब चूंकि टाइम ऑफ जो हमारा एक्शन होता है, एक्शन भी हमारे कई तरह के होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप अगर किसी से बात कर रहे हैं तो आपसे पूछेगा, और भाई बताओ क्या चल रहा है, तो आप कहेंगे कुछ नहीं, ऐसे पढ़ाई कर रहा था। तो वहां पे वो काम आप जो बताएंगे उसे, उस काम में एक कंटिन्यूटी है। कंटिन्यूटी का मतलब उस कार्य के जारी रहने का ऐसा कुछ संकेत मिल रहा है।
और अगर आपसे वो ये पूछे अच्छा कुछ देर पहले क्या कर रहे थे, तो आपने कहा कि मैंने खाना खाया, ऐसे कहेंगे ना कि मैंने खाना खाया और मैं घूमने गया, तो उसमें क्या है कि उसमें परफेक्शन आ गया है, उस कार्य में परफेक्शन आ गया है। तो आप एक समय ही बात करते समय कई बातों का जिक्र करते हैं जिसमें तरह तरह के कार्य पाए जाते हैं। एक हो गया कि कार्य का जारी रहना पाया जा रहा है, एक हो गया कि आप सामान्य बात ही कर रहे हैं कि जैसे भाई आजकल अच्छा नहीं लगता। तो ये इस तरीके से आप जो बात कर रहे हैं उसमें वैरायटी है, और यही वैरायटी जो है, ये वैरायटी आपकी कितने प्रकार की होती है, वैरायटी कहिए या एस्पेक्ट कहिए या रूप कहिए, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो वो कितने प्रकार का हो सकता है, वो होता है 4 प्रकार का, 4 टाइप्स। और ये आपके 4 टाइप्स कौन कौन से हैं मैं बताता हूं आपको। ये होते हैं आपके 4 टाइप्स। सबसे पहला हो गया आपका इनडेफिनिट। क्या हो गया, इनडेफिनिट। इनडेफिनिट का मतलब है, बताता हूं मैं आपको। इनडेफिनिट में 5 तरह के कार्य आते हैं, 5 तरह के एक्शन का जिक्र होता है। अब वो 5 तरह के एक्शन कौन कौन से होते हैं इसको देखिए। सबसे पहला तो हो गया जनरल एक्शन। जनरल एक्शन। उसके बाद बात आती है ऐसे एक्शन की जो हैबिचुअल होता है, हैबिचुअल या रेगुलर एक्शन। हैबिचुअल और रेगुलर एक्शन। रेगुलर एक्शन। अब हैबिचुअल और रेगुलर एक्शन क्या होता है, ऐसे जो एक्शन होते हैं उसमें कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। वो शब्द होते हैं जैसे हो गया डेली हो गया, या फिर हो गया आपका जनरली हो गया, या फिर हो गया आपका अकेजनली हो गया। तो ऐसे ऐसे शब्द होते हैं जो कुछ इस्तेमाल किए जाते हैं ऐसे तरह के वाक्यों में, और ये दिखाने का काम करता है कि कोई ऐसा काम है जो आप अपने रूटीन में करते हैं। रूटीन का मतलब कि डेली सुबह आप उठते हैं तो टहलने जाते हैं, ये क्या हो गया, रूटीन या हैबिचुअल। हैबिट देखिए इसमें लिखा है ना हैबिट, तो ऐसी चीजें जो हमारे हैबिट में होती हैं, और हैबिट होती क्या है, आदत। वो चीज होती है जो हम प्रायः डेली करते हैं, जो हमारे मतलब अंदर ही होता है, वही हमारी पर्सनालिटी ही होती है, उसे हम क्या कहते हैं, हैबिट कहते हैं। और इस चीज को बहुत बहुत सिंपल समझ सकते हैं आप कि हैबिट से ही बना है हैबिचुअल, और जो कुछ भी हमारी आदत में होता है जिसे हम रोज करते हैं वो हमारा किस में आता है, हैबिचुअल एक्शन में। तो सिंपल सी बात थी, आप समझ गए होंगे। तीसरा क्या है, कुछ हो गया कि जैसे हो गया कि मान लीजिए एक बहुत ही बात की जाती है, हमेशा एग्जांपल दिया जाता है कि सूर्य हमेशा पूरब से उगता है और पश्चिम में डूबता है। तो ये क्या है, ये सारी चीजें बदल नहीं सकती, ये सार्वभौमिक सत्य है कि वो हमेशा वैसा ही रहेगा। तो उसे हम कह सकते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ या एक्शन। ठीक है, इसके बाद हमारी चौथी चीज क्या आती है, चौथी चीज होती है कोई साइंटिफिक फैक्ट हो। साइंटिफिक फैक्ट मैंने जैसे अभी अभी जिक्र किया था, उसको आप अगर साइंटिफिक फैक्ट में ही रखें, ग्रेविटेशनल फोर्स का ना, उसको अगर आप साइंटिफिक फैक्ट में ही रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। यूनिवर्सल में आप जैसे जो कुछ भी हमारे पिंड हैं या जो प्रकृति से रिलेटेड चीजें हैं उसमें अगर रखते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। ये जो हमारा है साइंटिफिक फैक्ट, इसमें क्या होता है, हम चीजों को प्रूव कर सकते हैं। साइंटिफिक में क्या होता है, साइंस हमारा क्या होता है, चीजों को प्रूव करके दिखाता है। वो दिखाता है आपके सामने, देखो ये देखो हो रहा है ऐसे, तो उसे कहते हैं साइंस। प्रैक्टिकल करके दिखाता है। तो उसमें जो चीजें फैक्ट होती हैं, जैसे जल का घनत्व अधिकतम किस टेम्परेचर पे होता है, -4 डिग्री, तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो फैक्ट होती हैं, और उसका जिक्र हम जिस तरह के सेंटेंस में करते हैं, जिस तरह के कैटेगरी में करते हैं, वो हमारा होता है साइंटिफिक फैक्ट, या एक्शन लिख सकते हैं, फैक्ट लिख देता हूं मैं। उसके बाद लास्ट आपका होता है, लास्ट होता है जैसे कुछ कहावतें होती हैं और कुछ जो है ऐसी बातें होती हैं जिनका हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इंग्लिश में एक कहावत है टिट फॉर टैट, या फिर और कहावत है जो है अ मैन इन मून, तो ये सारी अ मैन ऑन मून होता है, सॉरी। तो ये सारी चीज़ें जो कहावतें हैं, ये कहावतों का एक मतलब अपना अलग मतलब होता है,
और उससे सेंस निकालकर फिर जो है समझा जाता है। तो वो सारी चीजें भी किस में आती हैं, इंडेफिनिट में आती हैं। तो उसको भी हम लोग लिख लेते हैं। कहावतों को प्रोवर्ब कहा जाता है, या फिर कहा जाता है, आप कह सकते हैं फ्रेजेस कह सकते हैं, इडियम्स कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी किस में आती हैं, इंडेफिनिट में आती हैं। तो ये 5 तरह के इसमें एक्शंस आते हैं इंडेफिनिट में, और इनके एग्जांपल्स भी मैंने आपके सामने जिक्र किए, लिखा नहीं मैंने लेकिन जिक्र किया, शायद आप समझ गए होंगे। तो इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे दूसरी कैटेगरी क्या होती है उसको देखते हैं। दूसरी कैटेगरी होती है हमारी कंटिन्यूअस। अच्छा, कंटिन्यूअस में क्या होता है, कोई चीज अगर ऐसी है जिसमें एक निरंतरता पाई जाए। निरंतरता का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे कुछ कहूं कि आप बताइए, हमेशा उस वाक्य में क्या आता है, उस वाक्य का जो पहचान होता है उसमें लास्ट में हमेशा रहे हैं या रही है या रहा हूं, इस तरह के वाक्य आते हैं। तो ये हमारी किसको दर्शाते हैं, कंटिन्यूटी को। अगर ये प्रेजेंट है तो है आएगा, अगर पास्ट है तो था आएगा, अगर फ्यूचर है तो उसमें जो है आपका गा या गी या गे ऐसा कुछ आता है। तो इस तरीके से क्या है कि हम समझ पाते हैं कि कोई चीज जिसमें कंटिन्यूटी है उसको इस तरह के उस सेंटेंसेस में इस तरह के शब्द आपको लास्ट में देखने को मिलते हैं। और वो किस चीज को दर्शाता है, वो ये दर्शाता है कि कोई काम ऐसा है जिसमें जो अभी भी चल रहा है, जो अभी भी चल रहा है। जैसे मैं आपके पास फोन करूं और कहूं क्या कर रहे हो, तो आप कहेंगे मैं कार चला रहा हूं। तो वो उसमें क्या है कि आप कार चला रहे होते हैं, बात तो कर रहे होते हैं लेकिन कार चला रहे होते हैं, मतलब उस काम में कंटिन्यूटी है। नदियां बह रही हैं और लोग पढ़ रहे हैं, बल्ब जल रहा है, या फिर तमाम तरीके के एक्शन हो सकते हैं जिसमें कंटिन्यूटी पाई जा सकती है। तो इस तरह के वाक्यों को हम इसमें रखते हैं, किसमें रखते हैं, कंटिन्यूअस टाइप के सेंटेंसेस में, सॉरी टेंसेस में। तो ये होता है हमारा कंटिन्यूअस। तीसरा क्या हो गया, तीसरा हो गया परफेक्ट। अच्छा, इसके बाद बात होती है किसी काम के पूरी तरह से कंप्लीट हो जाने की। पर जो हमारे परफेक्ट टेंस होते हैं उसमें एक भाव होता है कंप्लीटेंस का भाव। किसका भाव होता है, कंप्लीटेंस का, मतलब पूर्णता का भाव होता है। उनके पूर्ण होने का ही अर्थ निकलता है हमेशा। तो कुछ भी है, जैसे आप हमेशा कहते हैं कि उस वक्त मैं स्कूल जा चुका था, जैसे किसी घटना का आप जिक्र कर रहे हैं, जिस वक्त वो घटना हुई थी उस वक्त मैं स्कूल जा चुका था। अब ये सारे काम हो चुके हैं, ये सारे काम पास्ट के हैं और हो चुके हैं। तो क्या है कि वहां पे कार्य की पूर्णता पाई गई। आप ये कहिए कि मैंने अपना कार्य, मैंने अपना होमवर्क या मैंने अपना जो टास्क था, मैंने अपना जो प्रोजेक्ट था उसे कंप्लीट कर लिया है। तो इसमें क्या है, इसमें भी पूर्णता है। अब दोनों बात, एक बात प्रेजेंट की होगी, एक बात पास्ट की होगी। तो ऐसे आप फ्यूचर की भी बात कर सकते हैं कि 2010 तक मैं ये अपना घर बना चुका हूँगा, मैं अपना खुद का घर बना चुका हूँगा। 2010 तो बीत चुका है, सॉरी। तो इस तरीके से क्या है कि समझिए बात को कि उसमें एक पूर्णता पाई जाती है। जो परफेक्ट टेंस होता है आपका, उसमें एक तरह की कंप्लीटेंस पाया जाता है, और उसको हम, जो भी सेंटेंस ऐसे होते हैं उसको हम परफेक्ट टेंस में रखते हैं। अच्छा, इसके बाद है हमारा परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है, जब कोई वाक्य काम पूरा भी हो चुका हो और चल भी रहा हो। क्या हो कि किसी वाक्य का कार्य पूरा भी हो चुका हो और चल भी रहा हो। तो इस तरह के टेंसेस में क्या होता है, इस तरह के टेंसेस में परफेक्शन की भी भावना होती है और कंटिन्यूटी की भी भावना होती है। तो इस तरह के जो हमारे जो सेंटेंस होते हैं उसमें कार्य कंप्लीट भी हो चुका होता है और कार्य के जारी रहने की भी बात होती है। तो ऐसे टेंसेस को हम क्या कहते हैं, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। अच्छा, इनकी अगर बात की जाए, इनमें जो वर्ब होती है वो हमारी किस फॉर्म में आती है, तो जो हमारा इंडेफिनिट होता है इसमें या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लग के आता है, या फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं हम। किसका यूज करते हैं, वर्ब की
सेकेंड फॉर्म का। ये हमारा इंडेफिनिट है। इंडेफिनिट में हम तीन तरह की वर्ब की फॉर्म का यूज कर सकते हैं, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जैसे ईएस जोड़ के लिख सकते हैं, या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज कर सकते हैं। और वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में यूज होती है। ठीक है, इसका जिक्र अभी हम आगे करेंगे। और कंटिन्यूअस में क्या होता है? कंटिन्यूअस में तो वर्ब में हमेशा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमेशा आईएनजी लग के आना ही चाहिए, तभी आप जान पाएंगे कि वो कंटिन्यूटी को दर्शा रहा है। परफेक्ट में क्या होता है? परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आना जरूरी होता है। परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है? क्योंकि इसमें परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है, तो कंटिन्यूअस के नाते देखिए हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तो लगाना ही लगाना है। अब चूंकि वर्ब हमने यहां पे यूज कर दी है, तो फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इसी वर्ब दो बार थोड़ी यूज करेंगे कि एक बार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे फिर एक बार वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि थर्ड फॉर्म का भी यूज करने के लिए, कि हम ये भी दिखा पाए कि वो काम हो चुका है, इसके लिए हम क्या करते हैं, बी की थर्ड फॉर्म बीन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? बीन का। और इस तरीके से हम परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बनाते हैं। तो ये था जनरल इंट्रोडक्शन था आपके सामने। आज हम स्टार्ट नहीं करेंगे, हमने सिर्फ आपको बताया कि कितने तरह के आपके कितने प्रकार के होते हैं और उसमें किस तरह के एक्शन होते हैं और किस तरह की वर्ब की फॉर्म हम यूज करते हैं उसमें। और उसके आगे भी हमने आपको कुछ डिस्कस किया आपके साथ, टाइम ऑफ एक्शन, टाइम के साथ रिलेट करके। तो ये सारी चीज़ें आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे और अपने टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए।